आदित्य सुखिया चाचा के खेत में मेहनत से काम कर रहा था। दोपहर का समय था। कुछ देर बाद आदित्य अपने आप से बोला, सुबह से दोपहर हो गई, मेरा तो शरीर दुखने लगा। अरे रे 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 रे, एक काम करता हूँ, कुछ देर वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। आदित्य वृक्ष के नीचे बैठ गया कि तभी सुखिया चाचा आ गए। अरे ओ आदित्य, अरे भाई, मैं यहाँ पे तुम्हें आराम करने के लिए पगार नहीं देता हूँ, बल्कि काम करने के लिए पगार देता हूँ। तुम ऐसे ही खेत पर आराम करते रहोगे तो भैया काम कौन करेगा? मैं करूँ क्या है? अरे सुखिया चाचा, सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार काम ही तो कर रहा था। सोचा कुछ देर वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ता लूं। आप तो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई, एक तो मैंने तुझ पे तरस खाकर तुझे काम दे दिया। अरे सारा गांव तुझे मनहूस कहता है और तेरे परिवार को श्रापित बताता है, और ऊपर से तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है? नहीं 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 सुखिया चाचा, मैं जुबान नहीं लड़ा रहा। गलत फहमी हो गई है आपको। मैं तो आपको केवल ये बता रहा था कि मैं बस अभी, मतलब कुछ ही क्षण हुए हैं आराम करने के लिए बैठा और आप आ गए। सुखिया चाचा ने आदित्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैं तुझे अभी और इसी समय काम से निकालता हूँ। अरे जा, निकल जा यहाँ से और जाकर अपने बंजर खेत पर खेती कर, जिस पर कभी भी अनाज का एक दाना नहीं उगता है। अरे देख क्या रहा है? चल, चला जा यहाँ से, जा। आदित्य बहुत मिन्नतें करता रहा, पर सुखिया चाचा का दिल नहीं पिघला। उन्होंने आदित्य को धक्के देकर उसके ही खेत से बाहर निकाल दिया। आदित्य निराश होकर अपने घर चला आया। आदित्य घर आया और उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसकी बहन राधा उससे बोली, क्या हुआ भैया, आप इतने उदास क्यों हो? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारी घटना राधा को बताई। राधा क्रोधित हो गई और अपने गुस्से से बोली, न जाने हमारे परिवार के ऊपर ऐसा कौन सा श्राप लगा है जिससे हमारे खेत में कभी भी अनाज का एक दाना नहीं उगता। इस गांव में सबसे बड़ा खेत है हमारा, लेकिन बदकिस्मती देखो, हमें फिर भी दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है और ऊपर से अपमान भी सहना पड़ता है। अब क्या होगा? घर पर तो अनाज बहुत कम रह गया है। हाँ, तो चिंता मत कर बहन, मैं कल ही और काम की तलाश में निकलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन आदित्य काम की तलाश में निकल पड़ा। और गांव के हर किसान के खेत में गया, पर किसी ने उसे काम नहीं दिया। आदित्य निराश होकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को रोने लगा। तभी मदन, जो गांव का दबंग व्यक्ति था, वहां पहुंचा। मदन शुरू से आदित्य से चिढ़ता था और गांव में उसका दबदबा था। लोग उससे डरते थे। क्यों आदित्य, लगता है कि आज तुम्हें गांव में कोई काम नहीं दे रहा? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो?
क्योंकि मुझे पता है। अरे बेटा, कल सुखिया चाचा ने जो तुमको अपमानित करके, जो खींच के थप्पड़ मार के तुमको अपने खेत से काम से निकाल दिया है ना, जानते हो क्यों? हैं? क्यों? क्योंकि ऐसा करने के लिए अपन ने ही उनको बोला था। देख आदित्य, इस गांव में मेरा दबदबा है और मैं नहीं चाहता कि तेरा परिवार इस गांव में रहे। और वैसे भी तेरे परिवार में है कौन रे? तू और तेरी वो बहन राधा। ये सुनकर आदित्य क्रोधित हो गया। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें हमारे परिवार से इतनी चिढ़ क्यों है। अरे क्योंकि तेरा परिवार है श्रापित परिवार, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार का साया हमारे गांव के किसी व्यक्ति पर पड़े या मुझ पर पड़े। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू इस गांव को छोड़ दे। समझ गया? अरे अरे अरे, ऐसे कैसे छोड़ दूं गांव को? इस गांव में मेरा बचपन बीता है, इस गांव में मैं जवान हुआ हूं। मेरे माँ मेरे पिता भी इसी गांव के थे और इसी गांव में मरे हैं, और मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा। और रहा सवाल श्रापित होने का, तो मैं नहीं मानता कि मेरा परिवार श्रापित है या कुछ है। ये सब फालतू की बातें हैं। मदन क्रोधित हो गया। अगर ऐसी बात है तो अपनी बंजर जमीन पर अनाज का एक दाना उगाकर दिखा। अगर तूने अपनी बंजर जमीन पर फसल उगाकर दिखा दी, छाती ठोक के कहता हूं, मान जाऊंगा कि तेरा परिवार श्रापित नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे 1 माह की मोहलत दो। मैं 2 माह के अंदर अपने खेत में तुम्हें अनाज उगा कर दिखाऊंगा, देखना तुम। मदन मजाक उड़ाते हुए बोला। अरे फसल तो दूर की बात है आदित्य, तू अपनी बंजर जमीन पर हरियाली का एक पौधा भी नहीं उगा सकता। इतना कहकर मदन गांव-गांव की चौपाल पर गया और सब लोगों को इकट्ठा करके बोला। गांव वालों, आदित्य ने मुझे चुनौती दी है कि वो 1 माह के अंदर अपने बंजर जमीन पर अनाज उगाकर दिखाएगा, क्योंकि उसका मानना है कि उसका परिवार श्रापित नहीं है। और अगर 1 माह के अंदर अपनी बंजर जमीन पर अनाज का एक दाना भी नहीं उगा पाया, मैं उसे और उसकी बहन को इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। और तुम में से कोई भी गांव वाला कोई सवाल नहीं करेगा। आदित्य क्रोधित और संकल्पित मन से अपने घर की ओर चला गया। घर पर आदित्य ने अपनी बहन राधा को सारी घटना बताई। भैया, ये आपने क्या किया? आप अच्छी तरह से जानते हैं हमारी बंजर जमीन पर कुछ नहीं उग सकता। अरे क्यों नहीं उगा सकता राधा? मैं उगा कर दिखाऊंगा। भैया, आपने गुस्से में वो बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तो लगता है मदन ने जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाया और आप उसकी बातों में आ गए। इतना कहकर राधा रोने लगी। और दूसरी बात, बंजर जमीन पर अगर आप अनाज उगाने का प्रयास करोगे तो उसके लिए बीज कहाँ से लेकर आओगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी अनाज नहीं है। और अगर मान लो तुम बीज ले भी आए तो फिर हल जोतने के लिए बैल कहाँ से लेकर आओगे? ओहो, तो चिंता मत कर बहन। हमारे पड़ोस में केवल मोहन चाचा ही हमारे हिमायती हैं। या तो मोहन चाचा से कर्ज लूंगा और कुछ दिन के लिए उनके बैल उधार मांग लूंगा। देख, मुझे लगता है कि वो मना नहीं करेंगे। हाँ।
अगले दिन आदित्य मोहन चाचा के घर गया और सारी घटना बताते हुए बोला। राम राम मोहन चाचा। चाचा, मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे कुछ कर्ज चाहिए और कुछ दिनों के लिए अपने दोनों बैल आप मुझे उधार दे दीजिए। अरे देखो आदित्य, सारे गांव वाले तुम्हारे परिवार को घृणा भरी नजरों से देखते हैं। वो क्या कहते हैं? हाँ, श्रापित। सिवाय मेरे, मैं नहीं मानता ये सब। और तुम इतने बड़े मुंह से उधार मांगने आए हो, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूंगा। रुको रुको रुको। मोहन चाचा ने आदित्य को कुछ कर्ज दे दिया और अपने बैल भी कुछ दिनों के लिए उधार दे दिए। आदित्य मोहन चाचा से कर्ज लेकर बाजार गया और बीज खरीद लाया। फिर मोहन चाचा के बैलों को लेकर अपनी बंजर जमीन पर गया। और बड़ी मेहनत से धरती का सीना चीरकर बीज बोने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आदित्य हर रोज मेहनत करता रहा। फिर एक दिन राधा खेत पर आई। भैया, बेकार की मेहनत कर रहे हो। जमीन वैसी की वैसी बंजर ही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी उग पाएगा। लगता है मदन ने सही कहा था। अनाज तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो इसमें हरियाली का एक अंश भी उगता हुआ नजर नहीं आ रहा। राधा ने इतना कहा ही था कि अचानक मोहन चाचा के दोनों बैल गिर पड़े। अरे ये क्या हुआ? आदित्य ने बैलों की जांच की और भयभीत स्वर में कहा, हे राधा, राधा, बैल तो मर गए। अब क्या होगा? आप मोहन चाचा के 2 बैल कहां से लाकर दोगे? आदित्य सिर पकड़कर बैठ गया। कुछ ही देर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मोहन चाचा के बैल आदित्य के खेत में मर गए। क्रोधित अवस्था में मोहन चाचा खुद आदित्य के पास आ गए। अरे आदित्य, गलती मेरी ही थी जो मैंने गांव वालों की बात नहीं मानी और तुझे कर्ज दे बैठा।
ऊपर से अपने दोनों बैल भी तुझे दे बैठा। कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, मूर्ख। मुझे नहीं लगता कि तू कभी मेरा कर्ज चुका पाएगा। लेकिन भैया, बैलों का नुकसान मेरे लिए बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। कुछ भी कर, मुझे बैल कहीं से भी लाकर दे, और वो बैल भी वैसे ही होने चाहिए जैसे मैंने तुझे दिए थे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, मोहन चाचा हूं मैं। मोहन चाचा उसे अपमानित करके चले गए। चिंता से भरा आदित्य एक दिन जंगल में बैठकर रोने लगा। तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। एक पुरुष होकर तू रो रहा है? पुरुष रोते हुए अच्छे नहीं लगते बच्चा। आदित्य ने साधु को देखा और रोते हुए उन्हें सारी घटना बताई। अब आप ही बताइए साधु महाराज, मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएगा? समझ में नहीं आता कि मेरे परिवार के ऊपर ऐसा कौन सा श्राप है। तेरे परिवार के ऊपर क्या श्राप है, मैं बताता हूं। दरअसल बरसों पहले तेरे गांव में एक बहुत ही चमत्कारिक साधु आया था। उस समय तेरे गांव में अतिथियों का बहुत ही सम्मान होता था। तेरे पूर्वजों में से गंगा नाम की एक स्त्री और बलदेव नाम का एक पुरुष गांव में रहते थे। पूरे गांव में केवल उन्हीं का दबदबा और बहुत बड़ी संपत्ति थी उनके पास। उन्होंने उस साधु को अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया। साधु उनके घर पर ठहर गए। साधु अपनी थैली को बार बार देख रहे थे और ये बलदेव की जिज्ञासा का कारण बन गया। बलदेव ने साधु महाराज से पूछा, साधु महाराज, आप ये अपनी थैली को बार बार क्यों देख रहे हैं? साधु महाराज ने कहा कि बेटा, मेरी थैली में जादुई बीज है। अगर ये जादुई बीज किसी भी खेत में बो दिए जाएं, तो वो खेत कभी बंजर नहीं होगा। वहां अनाज की पैदावार दुगनी तिगुनी हो जाएगी और खेत में बिना पानी डाले भी फसल बहुत अच्छी होगी। अब ये सुनकर बलदेव लालच में आ गया। उसने रात के समय वो बीज चुरा लिए और अगली सुबह साधु ने अपनी थैली से बीज गायब पाए। उन्होंने बलदेव से पूछा, बलदेव, क्या तूने बीज चुराए हैं? बलदेव ने साफ इनकार किया। वो मुकर गया। गुस्से में आकर साधु ने बलदेव को श्राप दिया। उन्होंने कहा, अब से तेरे खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं उगेगा। साधु महाराज क्रोधित होकर वहां से चले गए। बलदेव ने उन जादुई बीजों को बोया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। बलदेव और उसकी पत्नी गंगा साधु की खोज में निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। तब से वही श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे परिवार पर चला आ रहा है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। ओहो, तो ये तो मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ साधु महाराज। अन्याय? कैसा अन्याय? गलती पूर्वजों की, तो फिर सजा उनकी आने वाली पीढ़ियां क्यों भुगत रही हैं? मैंने तो कोई गलती नहीं की ना महाराज, बताइए भला। शायद उस समय साधु महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित थे और उसने श्राप देते समय ये बात नहीं सोची। लेकिन तेरे श्राप का अंत हो सकता है। वो कैसे? यहां से कुछ दूर एक घना जंगल है। वहां पर तुझे एक मैना पक्षी मिलेगी और वो तुझे किसी के बारे में बताएगी और तुझे किसी से मिलवाएगी। तू जाकर उससे मिल और फिर स्वयं को नियति के हवाले कर दे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य तुरंत साधु के बताए हुए जंगल की ओर चला गया। कुछ देर बाद
आदित्य घने जंगल में खड़ा था। तभी एक मैना पक्षी वहां आकर बैठी और आदित्य की ओर देखकर बोली, लगता है तुम उस श्रापित परिवार से हो। आदित्य मैना पक्षी की बात सुनकर चौंक गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? समय आने पर सब पता लग जाएगा। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने सारी आप बीती मैना पक्षी को बताई। यहाँ से कुछ दूर एक दूसरे जंगल का रास्ता प्रारंभ होता है। उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बैल रहता है। वो बैल कोई मामूली बैल नहीं बल्कि जादुई बैल है। वो तुम्हारी मदद कर सकता है। हो, तो ठीक है, तुम मुझे उस बैल के पास ले चलो। तो फिर ठीक है, चलो मेरे साथ। मैना पक्षी तुरंत उड़ने लगी और आदित्य उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद दूसरे जंगल का रास्ता प्रारंभ हुआ और काफी देर के बाद मैना पक्षी एक तालाब के किनारे रुक गई, जहां पर एक बैल उदास बैठा हुआ था। हाँ, तुम तो श्रापित परिवार से मालूम पड़ते हो। मैना पक्षी भी मुझे जानती है, तुम भी मुझे जानते हो। ओहो, वो सब छोड़ो। क्या तुम अपने परिवार का श्राप दूर करने के लिए आए हो, ये बताओ। हाँ हाँ हाँ। तो फिर चलो मेरे साथ। तुम्हें खेत में जादुई बीजों की आवश्यकता है। यहाँ से कुछ दूर एक जादुई बीजों का जंगल है। तुम्हें उन बीजों को अपने खेत में बोना पड़ेगा। साथ में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और बीज को खेत में बोने में और हल चलाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। चलो। आदित्य खुश हो गया। ठीक है, चलो चलो। बैल आदित्य को एक दूसरे जंगल की ओर ले गया। आदित्य ने देखा कि उस जंगल में बहुत सारे सुंदर सुंदर बीज एकत्रित थे। बाप रे, इतने विचित्र बीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। इनमें से जो भी पसंद हो तुम्हें वो उठा लो और फिर मुझे ले चलो। और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, ठीक है। आदित्य ने बहुत सारे बीज पोटली में उठाकर बांध लिए और बैल व मैना पक्षी को लेकर अपने घर आ गया। भैया, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपकी कितनी चिंता कर रही थी। मुझे लगा कहीं आप गुस्से में कुछ कर न बैठो। आदित्य ने अपनी बहन राधा को सारी घटना बताई। क्या वास्तव में ये बैल मनुष्य की तरह बोल सकता है? और ये मैना पक्षी भी? हाँ राधा, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम स्वयं पूछ लो। आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कल सुबह ही अपनी बंजर जमीन पर ये जादुई बीज बोएंगे। अगले दिन आदित्य अपनी बहन राधा, बैल और मैना पक्षी को लेकर अपने खेत गया।
वहां बैल की मदद से धरती का सीना चीरकर जादुई बीज बोए गए। अगले दिन जब आदित्य दोबारा बैल, मैना पक्षी और राधा के साथ अपने खेत में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने देखा कि उसके पूरे खेत में फसल लहरा रही थी। हाँ। अरे राधा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी बंजर जमीन पर ये फसल उगी है। भैया, ये फसल तो पूरी पकी हुई है। उस समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वो आदित्य के इतने बड़े खेत में दुगनी फसल को देखकर चौंक गया। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? कल तक तो ये खेत बंजर था और एक ही रात में ऐसी फसल कैसे हो सकती है? वो व्यक्ति दौड़ता हुआ गांव की ओर गया और सबको बता दिया। कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात मदन तक पहुंची तो वो उस व्यक्ति से बोला, ये संभव नहीं है। अरे लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मदन तुरंत आदित्य के खेत की ओर चला गया। आदित्य अपनी बहन राधा के साथ फसल काट रहा था। मदन वहां पहुंचा और दंग रह गया। ए आदित्य, सही सही बता, ये सब कैसे संभव हुआ? देखो, ऐसा है कि तुमने मुझे 1 महीने का समय दिया था और मैंने तुम्हें चुनौती दी थी कि अपनी बंजर जमीन पर मैं तुम्हें फसल उगाकर दिखाऊंगा। जो मैंने कहा वो पूरा किया। अब तुमने जो कहा था वो पूरा करो, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। मैं तुझे देख लूंगा तुझे मैं। मदन क्रोधित अवस्था में वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर आदित्य ने फसल बाजार में बेच दी। उसे बहुत सारा मुनाफा हुआ। अगली सुबह आदित्य ढेर सारे सोने के सिक्के राधा के साथ देख रहा था। भैया, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने ढेर सारे सोने के सिक्के मुझे कभी देखने को भी मिलेंगे। तुमने सही कहा राधा, और ये सब मैना पक्षी और बैल की वजह से हुआ है। चलो उन दोनों को धन्यवाद देते हैं। पहले मोहन चाचा का कर्ज चुका दो, फिर उसके बाद बैल और मैना पक्षी का धन्यवाद करेंगे। आदित्य मोहन चाचा के पास गया और सोने के सिक्के देते हुए कहा, मोहन चाचा, ये लो आप अपना कर्ज, और हाँ, अपने लिए 2 नहीं बल्कि 4 बैल खरीद लीजिएगा। हाँ। आदित्य अपने घर आ गया और राधा के साथ अपने आंगन में बैल और मैना पक्षी के पास चला गया। हाँ,
तुम्हारे और मैना पक्षी की वजह से मेरे परिवार पर श्राप समाप्त हुआ। तुम्हारे परिवार का श्राप अभी समाप्त होना बाकी है, अभी हुआ नहीं। क्या? लेकिन मुझे तो लगा था कि खेत में फसल होने से ही श्राप समाप्त हो गया। श्राप समाप्त तब होगा जब तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति प्रेम और इंसानियत भरी हुई होगी। अब मेरे मन में तो हमेशा ही दूसरों के प्रति प्रेम और इंसानियत रहती है। नहीं, हर मनुष्य के जीवन में एक परीक्षा होती है। जब तुम्हारे जीवन में भी एक परीक्षा आएगी, उस समय तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर का धैर्य कितना है और क्या तुम अपने परिवार के ऊपर श्राप समाप्त कर सकते हो या नहीं। हो तो ठीक है, भविष्य में देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मेरे साथ जादुई जंगल चलो और फिर से बीज लेकर आओ। ठीक है, शाम को हम दोनों जादुई जंगल में जादुई बीज लेने चलेंगे। आदित्य को ये नहीं पता था कि इन दोनों की बातचीत को बाहर से चुपके से मदन सुन रहा है। मदन ने अपने आप से कहा, ओह हे भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि इसके हाथ में एक जादुई बैल और एक चमत्कारी बीज लगे हैं। मुझे तो पहले देखना होगा कि ये जादुई बैल आदित्य को किस जंगल में लेकर जाता है जहां जादुई बीज है। मुझे इन पर नजर रखनी होगी। हाँ। मदन वहां से चुपके से चला गया और आदित्य का पीछा करने का इरादा किया। शाम को आदित्य बैल और मैना पक्षी को लेकर राधा के साथ जादुई जंगल जा पहुंचा। लेकिन वहां का दृश्य देखकर आदित्य चौंक गया। एक ओर वही बीज पड़े थे जो वो कल ले गया था और दूसरी ओर सोने की किरणों से चमकते बीज रखे थे। ये सोने की किरणों से चमकने वाले बीज बहुत ही चमत्कारी हैं। इन्हें अगर तुम अपने खेत में बोओगे तो तुम्हारे खेत में सोने की फसल उगेगी। और दूसरी ओर जो तुम्हें बीज दिखाई दे रहे हैं ना, वो कल वाले बीज की तरह हैं। अब चुनाव तुम्हें करना है कि तुम कौन से बीज लेना पसंद करोगे, बताओ। दूर से मदन ये सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, हे भगवान, ये तो वास्तव में जादुई बीज हैं। ये सोने के बीज तो मेरे पास होने चाहिए। अगर मैंने इन्हें पा लिया तो मेरे खेत में सोने की फसल उगेगी और मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। अब देखता हूँ कि ये ससुरा मूर्ख आदित्य क्या चुनाव करता है। आदित्य ने अपनी बहन राधा की ओर देखा और अपनी जेब से 2 पोटलियां निकाली। उसने उन बीजों को भरना शुरू किया जो एक दिन पहले लिए थे। ये क्या, तुम तो वही बीज ले जा रहे हो? ये दूसरे प्रकार के जादुई बीज नहीं लोगे? इन्हें लेने से तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। और तुम ये 2 पोटलियों में बीज क्यों ले जा रहे हो? एक पोटली मैंने अपने लिए भरी है और दूसरी पोटली उन गांव वालों के लिए जो बहुत गरीब हैं बेचारे, जिनके खेत आधे बंजर और थोड़े बहुत आधे बहुत उपजाऊ हैं। अगर मैं उन्हें ये बीज दे दूंगा तो उनकी भी जमीन हरी भरी हो जाएगी ना, क्योंकि मैं जानता हूं जब कोई किसान बंजर जमीन पर फसल उगाने की कोशिश करता है और उसकी मेहनत बेकार जाती है, तब उसके दिल पर क्या बीतती है। लेकिन तुम्हारे गांव वाले तो तुमसे नफरत करते हैं। उन्होंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया। हाँ, जानता हूं, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। तुमने तो वास्तव में परीक्षा को सफल बना दिया। क्या मतलब? ये तुम्हारी एक परीक्षा थी। तभी वहां पर मदन आ गया। मदन?
अरे मूर्ख, अब इन सोने के बीजों पर मेरा अधिकार है। तू मूर्ख है, मूर्ख, और मूर्ख ही रहेगा। मैं तेरा सारा रहस्य जान गया हूँ। चल हट यहाँ से। मदन सोने के बीजों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उसका शरीर पत्थर का बनने लगा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। जिसकी नीयत खराब हो और जो इन जादुई बीजों को छूता है, उसका यही अंजाम होता है। मदन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा कर दो। अब मेरा परिवार है। मैं पत्थर का बन गया तो वो भूखे रह जाएंगे। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मदन की बात सुनकर आदित्य पसीज गया। ठीक है, इसको क्षमा कर दो। बेचारा गलती मान रहा है। अरे, लेकिन इसने तो तुम्हें अपमानित किया था। हाँ, लेकिन इसमें इसके परिवार की क्या गलती है? तभी वहां रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जो पहले आदित्य से मिला था। उसी क्षण बैल एक पुरुष में बदल गया और मैना पक्षी एक सुंदर स्त्री में। अरे, आप तो वही साधु महाराज हैं। ये सब क्या है? साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और मदन फिर से सामान्य हो गया। मैं वही साधु हूँ जो वर्षों पहले तुम्हारे पूर्वजों को मिला था। यही गंगा और बलदेव हैं जिन्होंने मेरे पास से जादुई बीज चुराए थे। उसके बदले मैंने श्राप दिया था। श्राप के कारण बलदेव बैल बन गए और गंगा मैना पक्षी में बदल गई। मैंने इनसे कहा था कि जब भी तुम्हारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जिसके मन में दूसरों के लिए प्रेम होगा और जो लालच से मुक्त होगा, तभी ये श्राप समाप्त होगा। तुमने हमें श्राप से मुक्त किया। अब हम आजाद हैं। इतना कहकर वो दोनों गायब हो गए। तुम्हारे परिवार पर अब श्राप समाप्त हो चुका है। तुम चाहो तो ये बीज ले जा सकते हो। नहीं साधु महाराज, मैंने जो 2 पोटलियां बीज से भरी हैं, वही मेरे लिए काफी है। मेरे परिवार से श्राप समाप्त हो चुका है, तो अब मुझे जादुई बीजों की आवश्यकता ही नहीं है। साधु मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। आदित्य अपनी बहन राधा और मदन को लेकर गांव लौट आया। मदन ने सारी घटना गांव वालों को बताई। सभी गांव वाले आदित्य से क्षमा मांगने लगे।